जी अस्सलाम वालेकुम, कैफेट। आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर हमारा 22। आज के लेक्चर में हम क्या सीखने जा रहे हैं, एक तो होम असाइनमेंट और फिर हम अपने नेक्स्ट एलिमेंट की डिस्कशन स्टार्ट करेंगे रिपोर्ट का, जो कि है गोइंग कंसर्न पैराग्राफ। इससे पहले हम ओपिनियन पैराग्राफ के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं कि ओपिनियन पैराग्राफ कितनी टाइप्स का हो सकता है और किस सिचुएशन में कौन सा टाइप ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं। एग्रीड। फिर हमने एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के बारे में स्टडी किया कि किन सर्कमस्टेंसेस में ऑडिट रिपोर्ट में एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड किया जाएगा। वो लिस्ट पढ़ी हमने, ठीक है। लिस्ट में से अगर कोई भी चीज़ केस स्टडी में आ जाए तो आप एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ रिकमेंड करेंगे अपने सोल्यूशन में। फिर उसके बाद हमने अदर मैटर पैराग्राफ के बारे में स्टडी किया, उसमें भी अगेन हमने लिस्ट पढ़ी। उस लिस्ट में से अगर कोई भी सिचुएशन आपको वो केस स्टडी में दे दे तो आप अदर मैटर पैराग्राफ रिकमेंड करेंगे। इसके बाद अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो है गोइंग कंसर्न पैराग्राफ, ठीक है। इसका पूरा नाम है मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न पैराग्राफ। तो इसमें हम ये सीखेंगे अगेन उसी तरह कि किन सर्कमस्टेंसेस में मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न पैराग्राफ आता है, ठीक है। इसमें भी एज यूजुअल लिस्ट है, जैसे मॉडिफाइड ओपिनियन की लिस्ट थी ना, मिस स्टेटमेंट की और स्कोप लिमिटेशन की, एम्फेसिस मैटर की अपनी लिस्ट थी, अदर मैटर की अपनी लिस्ट थी, उसी तरह मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न पैराग्राफ की अपनी एक लिस्ट है। तो आज हम वो लिस्ट स्टडी करेंगे कि केस स्टडी में कौन कौन सी सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस अगर हमें प्रेजेंट करे तो हमने इसे गोइंग कंसर्न की तरफ लेके जाना है। लेकिन गोइंग कंसर्न की तरफ जाने से पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। शाबाश जी। मटेरियलिटी लेवल के लिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स यूज करना है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? नॉर्मली प्रॉफिट बिफोर टैक्स यूज किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन में जो भी टैक्स दिया हुआ है, सॉरी जो भी प्रॉफिट दिया हुआ है आप उसको यूज करेंगे और 5% ही लगाएंगे जो भी प्रॉफिट दिया। लेकिन नॉर्मली किस पे लगाया जाता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। टैक्स रेट भी दिया हो तो आपने खुद से कैलकुलेट, अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी दिया है, टैक्स रेट भी दिया है, तो जैसा मैंने बताया कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे चाहिए नहीं, ठीक है। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं दिया हुआ तो जो भी उसने दिया है प्रॉफिट यानी आफ्टर टैक्स दिया फिर उस पर लगाएंगे। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये 2-3 क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने कुछ व्हाट्सएप पे पूछे थे, कुछ हाइब्रिड क्लास के स्टूडेंट के क्वेश्चन है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। एक है कि एक जगह पे शायद किसी एग्जाम टिप में ये लिखा हुआ था कि ऑडिटर शैल आल्सो क्वालिफाई हिज ओपिनियन रिगार्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑडिटर शैल आल्सो क्वालिफाई हिज ओपिनियन रिगार्डिंग बुक्स ऑफ। हमें ये पता है कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक्यूरेसी के ऊपर ओपिनियन देना ही देना है एज ऑडिटर, लेकिन कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स पे भी हमने ओपिनियन देना है। कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स, वो लीगल रिक्वायरमेंट्स कितनी हैं? क्या वो पूरे कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं? नहीं, वो सिर्फ 4 है जो कि लॉ ने कहा है, उनके ऊपर हम ओपिनियन दें। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई एक चीज जो है, फॉर एग्जांपल एक स्कोप लिमिटेशन है या कोई एक मैटर है, उसका इफेक्ट लीगल ओपिनियंस पे भी आ जाता है, उसकी वजह से लीगल रिक्वायरमेंट्स भी वायलेट हो रही होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ओपिनियन तो जो आएगा सो आएगा ही, उसके साथ साथ अगर किसी इवेंट की वजह से लीगल ओपिनियन इफेक्ट हो रहा हो उसकी भी एक लाइन लिखते हैं। जैसे इसकी एक एग्जांपल क्या है, ये एग्जांपल आपने ज़हन में रखनी है। अगर क्लाइंट की बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिस्ट्रॉय हो जाए, क्लाइंट की बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसका मतलब है उसने सही तरीके से संभाल के नहीं रखी हुई, डिस्ट्रॉय हो गई, आग लग गई, उसने कैश बुक मेंटेन ही नहीं की, उसने फिक्स एसेट रजिस्टर मेंटेन ही नहीं किया, तो ये स्कोप लिमिटेशन तो है। एग्री करते हैं इससे? क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है, वेरिफिकेशन कहां से करेंगे? अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से भी एविडेंस नहीं मिलता तो ये स्कोप लिमिटेशन तो है। क्लियर? अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से भी एविडेंस नहीं मिलता, स्कोप लिमिटेशन है। हमारा ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर होगा ही होगा। एग्रीड? अब क्या इससे लीगल रिक्वायरमेंट वायलेट हो रही है कोई? बिल्कुल हो रही। कौन सी वाली रिक्वायरमेंट? प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव नॉट बीन केप्ट। तो हम फिर एक सोल्यूशन के अंदर एंड पे एक लाइन ये भी लिखेंगे कि ऑडिटर वो जो लीगल या रेगुलेटरी ओपिनियन है उसको भी क्वालिफाई करेगा, ठीक है। और उसमें क्या लिखेगा? प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव नॉट बीन केप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। क्या लिखेगा? प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव नॉट बीन केप्ट इन दिस मैटर। ये बात समझ आ गई? तो ये स्टडी टिप में एक जगह लिखी हुई थी कि अगर स्कोप लिमिटेशन हो, प्रॉपर बुक्स ना मेंटेन, तो स्कोप लिमिटेशन तो है ही है, लीगल ओपिनियन भी इफेक्ट होगा। क्लियर? अच्छा, फिर इसके अलावा एक और चीज लिखी हुई थी
कि जब स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट हो और इसका इफेक्ट परवेसिव हो तो ऑडिटर क्या करता है? पहले विड्रॉ की कोशिश करता है, इफ पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल। अगर विड्रॉल पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल ना हो फिर वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की तरफ जाता है। तो स्टूडेंट ने कहा था जी विड्रॉल पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल का मतलब क्या है? विड्रॉल पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल का मतलब यह है कि लॉ ने इजाजत दी हो कि मिड ऑफ द ऑडिट ऑडिटर विड्रॉ कर सकता है। कुछ ऑडिट ऐसे होते हैं जिनमें हमें मिड ऑफ द ऑडिट विड्रॉ करने की इजाजत नहीं होती, वो हमें एंगेज कर ले तो हमने काम पूरा करना होता है। जैसे शायद इसकी एक एग्जांपल आपने कैफ 7 में पढ़ी होगी, वो जो लिक्विडेटर वाली एग्जांपल, कि उसको एक दफा गवर्नमेंट अपॉइंट कर लेना, वो दरमियान में जब तक उसकी कोई पर्सनल डिसेबिलिटी ना हो वो छोड़ के नहीं जा सकता। तो उसी तरह की रिक्वायरमेंट अगर ऑडिटर में भी है तो हम क्या कहेंगे? विड्रॉल इज नॉट पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल। फिर उस सूरत में हम विड्रॉल नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देंगे। ठीक है, ठीक है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देंगे और अदर मैटर में एक्सप्लेन कर देंगे। क्या अदर मैटर में स्कोप लिमिटेशन को एक्सप्लेन करना है? नहीं 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 नहीं, अदर मैटर किसी और वजह से आ रहा है, उसमें विड्रॉल क्यों नहीं किया ये एक्सप्लेन करना। क्लियर जी? ठीक है। अच्छा, फिर एक और स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, क्या हर ब्रीच ऑफ लॉ हमें अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करना है? इसका जवाब है हर ब्रीच ऑफ लॉ अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन नहीं करना, सिर्फ वो जो 4 लॉ ने कहा हुआ है वो करना। ठीक, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन टॉपिक में से? कुछ नहीं। क्या आप अब इस काबिल हैं कि आपके सामने कोई केस स्टडी आ जाए तो आप इफेक्ट ऑन रिपोर्ट उसका बता सके कि क्या होगा? अच्छा, इसके लिए मैंने आपको जो रिपोर्ट की केस स्टडी सॉल्व करने के लिए फॉर्मेट दिया है, यानी जो स्टेप्स आपको बताए हाउ टू सॉल्व केस स्टडी, एक तो वो वॉल्यूम 2 के पहले सफे पे है। आपको हाईली रिकमेंडेड कि जो वॉल्यूम 2 का पहला पेज है ना, पहला पेज, उस पर ये अप्रोच लिखी हुई है, उसको जरूर पढ़ें और बार बार पढ़ें, उसको जरूर पढ़ें और बार बार पढ़ें। ठीक है, उसी अप्रोच के मुताबिक आपको मैंने ये सिखाया है कि रिपोर्ट की जब भी केस स्टडी है आपने 3 चीजों के बारे में डिसीजन करना है। पहले इवैल्यूएट द सिचुएशन कि वो मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन है। दूसरा इवैल्यूएट सिग्निफिकेंट कि वो इमटेरियल है मटेरियल के पर, और फिर इफेक्ट ऑन रिपोर्ट बताना है। चलिए चलिए। अच्छा, अब इसी के मुताबिक आपको इसी कंसेप्ट से रिलेटेड केस स्टडी दी गई थी। ज़हन में रखिए, अभी मैं आपको बहुत ज्यादा केस स्टडीज नहीं दे रहा, एक एक दो दो क्वेश्चन दे रहा हूं। इसकी रीजन यह है कि अभी आप कंसेप्ट सीख रहे हैं, कंसेप्ट सीखते हुए मैं ज्यादा बर्डन नहीं आप पे डालना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप सोचें। जब असाइनमेंट ज्यादा हो ना तो फिर हम सोचते नहीं है, असाइनमेंट जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की फिक्र में होते हैं। तो अभी मैं आपको एक एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं, ये ध्यान में रखिएगा, आगे ऐसे नहीं होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, लेकिन अभी एक एक दो क्वेश्चन क्यों दे रहा हूं? ताकि आप जो नई नई चीजें सीख रहे हैं उनको अच्छे तरीके से समझें और उन पे सोचते भी रहे कि अच्छा ये वाली चीज कहीं स्कोप लिमिटेशन में तो नहीं थी, ये जो अदर मैटर की एग्जांपल है, ये एमसीक्यू मैटर वाली एग्जांपल कहीं मिस स्टेटमेंट में तो नहीं थी। ठीक है, ये सोचते रहे। तो आपने असाइनमेंट भी करनी है, लेकिन असाइनमेंट कम होने का ये मतलब नहीं है कि आपने सिर्फ आधा घंटा करके ऑडिट को साइड पे कर देना है। इसका मतलब यह है लिस्ट को बार बार पढ़ना है। किसको? लिस्ट को। जैसे ही फारिग टाइम मिले आपने लिस्ट लाजमी रिवाइज करते रहना है। अगर आप केस स्टडी के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, पूरे ऑडिट को सामने रख के बात कर रहा हूं, पूरे ऑडिट की, सिर्फ रिपोर्ट की नहीं, पूरे ऑडिट की किसी भी केस स्टडी के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो लिस्ट जो भी आपके सामने आती जाए उसको रीड करते जाए, समझते जाए। याद करने की जरूरत नहीं है, बार बार पढ़ते जाए, समझते जाए, क्योंकि वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि मिस स्टेटमेंट की लिस्ट बताओ, लेकिन वो ये जरूर करेगा कि मिस स्टेटमेंट से वैसे कोई सिचुएशन आपके सामने खोल के रख देगा और कहेगा पहचानो ये किस वाली लिस्ट में थी। तो आपने बार बार इसको लिस्ट को, मिस स्टेटमेंट की लिस्ट हो, स्कोप लिमिटेशन की हो, एमसीक्यू मैटर की हो, अदर मैटर की हो, इवन गोइंग कंसर्न की आज ऐड होने जा रही है, इसको बार बार पढ़ते रहना है और दूसरी सिचुएशन से डिफरेंशिएट करते रहना है। कोई एक सिचुएशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि 2 जगह पे आ रही हो। ये मैंने आपको रूल बताया, नो डुप्लीकेशन, नो मिस क्लासिफिकेशन। लिस्ट याद करनी है, नो डुप्लीकेशन, नो मिस क्लासिफिकेशन। ये कर लिया काम, जिम्मेदारी मेरी, इंशाल्लाह केस स्टडी आपकी गलत नहीं होगी। जब कभी केस स्टडी गलत होगी वो इसी वजह से होगी कि आपने क्लासिफिकेशन ठीक नहीं की, इसको याद नहीं किया। चलिए अब चलते हैं हम अपने कंसेप्ट। अच्छा, कल कोई कंसेप्ट रह गया था? कल कौन सा? प्लेसमेंट। अच्छा, एग्जांपल्स होगी थी। चलिए, तो अदर मैटर में आई कैप सबसे ज्यादा कौन सी वाली एग्जांपल पूछता है? अदर मैटर में सबसे ज्यादा क्या कौन सी एग्जांपल पूछता है?
पहले कौन सी? व्हेन प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर नॉट ऑडिटेड अनदर ऑडिटर। और दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा पूछता है वो है 2 सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड बाय सेम ऑडिटर। तो इसमें अदर, एक स्टूडेंट कहने लगा सर अगर 2 सेट्स के ऊपर ओपिनियन दिया हो तो अदर मैटर कौन से वाले सेट पे आएगा, पहले वाले के दूसरे वाले? तो इसमें सही कंसेप्ट यही है कि दूसरे वाला, शाबाश, दूसरे वाले पे आएगा। लेकिन एग्जाम में आप किसी पे भी अगर अदर मैटर इंक्लूड कर देंगे मानेगा उसको, ठीक मानेगा, वरना असल कंसेप्ट क्या है? क्योंकि पहले वाले पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती, दूसरे वाले पर आपको सिर्फ मैं मिस स्टेटमेंट की लिस्ट दे दूं ना, फिर आप मिस क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कोई दूसरी लिस्ट आए नहीं। जब मिस स्टेटमेंट के साथ स्कोप लिमिटेशन की लिस्ट आएगी दोगी ना, फिर मिस क्लासिफिकेशन का रिस्क राइज होता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर एक सेट ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अदर मैटर नहीं। जब 2 है तो अदर मैटर आएगा, और किस पे? दूसरे वाले पे। प्लेसमेंट क्या है? अच्छा पहले मुझे बताइए एमसीक्यू मैटर की प्लेसमेंट क्या थी? उसने लिखा था व्हेन रिलेट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो फिर क्या आएगा? बेसिस ऑफ ओपिनियन और ओपिनियन और बेसिस ओपिनियन के बाद। और फिर अगला कंसेप्ट उसने बताया अगर उसी रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर भी आ रहा है तो फिर की ऑडिट मैटर पहले आएगा कि एमसीक्यू मैटर? डिपेंड करता है, जो ज्यादा अहम है सिग्निफिकेंट। शाबाश। अब यहाँ अदर मैटर में क्या कह रहा है? कह रहा है अदर मैटर आएगा इस प्लेस आफ्टर द रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। कह रहा है वो जो ऑडिटर वाला ओपिनियन था उसके भी बाद, जो आईएसए वाला ओपिनियन और इवन जो लीगल रिक्वायरमेंट्स वाला ओपिनियन था ना, उसके भी बाद आएगा। यानी दोनों के, मतलब क्या, एंड पे आएगा। इसकी बजाय बड़ा ही आसान हो जाता अगर वो क्या कह देता हमें कि अदर मैटर पैराग्राफ कहाँ आएगा? रिपोर्ट के एंड पे आएगा। लेकिन उसका अपना अंदाज है, वो बजाय ये एंड पे वो कह रहा है कि रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट ऑन अदर लीगल रिक्वायरमेंट इसके बाद आएगा। हाँ, अगर की ऑडिट मैटर सेक्शन भी रिपोर्ट में आया हुआ है। अच्छा, अब यहां पे ये नहीं कह रहा कि दोनों में से जो ज्यादा अहम है, क्योंकि ये तो उसने एंड पे कर दिया, ये तो उसने जो अदर मैटर है तो उसने एंड में कर दिया। यहां पे सिर्फ ये कह रहा है कि अगर की ऑडिट मैटर भी इंक्लूड किया गया है तो की ऑडिट मैटर और अदर मैटर को डिफरेंशिएट करने के लिए आप अदर मैटर की एक सब हेडिंग भी दे सकते हैं। यानी जैसे आपने कल नोट किया एमसीक्यू मैटर की ड्राफ्टिंग देखे जरा, एमसीक्यू मैटर की ड्राफ्टिंग के साथ आगे ब्रैकेट में उसने कुछ उस स्पेसिफिक उसका नाम लिखा है जिस इवेंट की वजह से एमसीक्यू मैटर आ रहा है। ये जो नाम लिखा हुआ है ना, ये ऑप्शनल होता है। एमसीक्यू मैटर की हेडिंग देना लाजमी होता है। एमसीक्यू मैटर की हेडिंग के बाद आगे उसकी सब हेडिंग देना कि सब्सिक्वेंट इवेंट की वजह से है या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की स्पेशल पर्पस है इस वजह से है, ये ऑप्शनल होता है। कहता है मर्जी दे मर्जी ना दे। लेकिन इसी तरह अदर मैटर में भी अदर मैटर की हेडिंग तो लाजमी आएगी, हेडिंग में अदर मैटर लाजमी लिखा जाएगा। इसके आगे वो अदर मैटर किस चीज की वजह से आ रहा है, प्रायर पीरियड अनऑडिटेड की वजह से आ रहा है या 2 सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वजह से आ रहा है, ये आपकी जजमेंट है। लिखना चाहे लिखे, नहीं लिखना चाहे। अगर की ऑडिट मैटर भी आ रहा ना रिपोर्ट में तो फिर वो रिकमेंड कर रहा है कि लिख दिया करे, फिर वो रिकमेंड कर रहा है लिख दिया करे। लेकिन प्रैक्टिस में एक चीज आपको बता दूं कि नॉर्मली स्टैंडर्ड जो चीजें ज्यादा कहता है ना करो, अगर ऑप्शन हो तो प्रैक्टिस में चार्टर्ड अकाउंटेंट उसे पसंद वो ज्यादा ऑप्शन ज्यादा क्या कौन सारी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, ना ही करे तो अच्छा। अगर कोई चीज ऑप्शनल दे दी जाए, केस स्टडी अगर मैं कहूँ ये 4 केस स्टडी लाजमी करनी है, ये वाली 2 ऑप्शनल है, ऑप्शन नहीं करेंगे। प्रैक्टिस में भी इसी तरह है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने ही प्रैक्टिस में जाना है, यही आते प्रैक्टिस में जाएंगे आपके साथ। भाई क्लियर ये? अच्छा, ये 2 एग्जाम टिप्स जिसको पढ़ के समझ आ गई उसको अभी तक का ऑडिट समझ आ गया। बड़ी जानदार एग्जाम टिप्स हैं, बहुत अहम। वैसे तो आपको पता होंगी लेकिन फिर भी बता दूं। कह रहा है एवरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, यानी कौन सा इंपॉर्टेंट, मॉडिफाइड ओपिनियन या एमसीक्यू मैटर या अदर मैटर या की ऑडिट मैटर या गोइंग कंसर्न वाला पैराग्राफ, हर अहम एलिमेंट इट हैज इट्स ओन लिस्ट ऑफ सिचुएशन व्हेन इट विल बी इंक्लूडेड इन रिपोर्ट। इसकी अपनी सिचुएशन है कि कब इसको इंक्लूड किया जाएगा। और फिर वही हमारा फेवरेट रूल, नो सिचुएशन इज टू बी मिसक्लासिफाइड डुप्लीकेट। मिसक्लासिफाइड का मतलब क्या है, एमसीक्यू मैटर की अदर मैटर में नहीं डालनी, अदर मैटर की स्कोप लिमिट। और डुप्लीकेटेड का मतलब क्या है, ये ना कोई एक सिचुएशन एमसीक्यू मैटर में भी आए और मिस स्टेटमेंट में भी आ जाए, ऐसे नहीं होगा। सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ ईयर एंड के बाद, मिस स्टेटमेंट में आएगा या कि एमसीक्यू मैटर में, एमसीक्यू मैटर, शाबाश। सब्सिक्वेंट हुआ ईयर एंड के बाद, सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ और डिस्क्लोज नहीं किया, अब ये मिस स्टेटमेंट, अब एमसीक्यू मैटर में नहीं आएगा, हालांकि है सब्सिक्वेंट इवेंट, लेकिन अब क्या बन गया, मिस स्टेटमेंट।
तो हमने पढ़ा था प्रोवाइडेड, याद है, प्रोवाइडेड नॉट रिकॉर्ड, क्योंकि अगर मॉडिफाइड ओपिनियन तो उधर जाएगा, एमसीक्यू मैटर में नहीं आएगा। फिर कह रहा है कि रिपोर्ट में 3 पैराग्राफ ऐसे हैं जिनके साथ अदर का वर्ड यूज हो रहा है, आपने इनको अलग अलग रखना है। अदर मैटर पैराग्राफ और पैराग्राफ है, अदर इंफॉर्मेशन वाला पैराग्राफ और पैराग्राफ है, और अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला पैराग्राफ और पैराग्राफ है। इनको मिक्स नहीं करना। ये बात समझ आ गई? चलिए, अगर ये एग्जाम टिप्स आपको समझ आ गई अभी तक आपको, तब ठीक। अब असाइनमेंट की बात कर लेते हैं कुछ, फिर इसकी तरफ आते हैं। ये पहला क्वेश्चन तो आपका रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन था ना। डिस्कस द सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच आइटम में इंक्लूड अदर मैटर पैराग्राफ इन द ऑडिट रिपोर्ट। नॉर्मली पूछा नहीं करता, लेकिन कभी कभार दिल करे आई क्या आसान पेपर बनाना हो ना, सिचुएशन पूछ भी लेता है। तो एमसीक्यू और मैटर और अदर मैटर की कोई 4-4, 5-5 सिचुएशन याद कर लें। एमसीक्यू मैटर की तो, अदर मैटर की तो है 4, तो मे भी किस्मत अच्छी हो, रिप्रोडक्शन का रटे वाला केस स्टडी ना पूछे, रिप्रोडक्शन पूछ ले, ठीक है, नॉर्मली पूछता नहीं। तो इसमें क्या लिखना है हमने? अदर मैटर पैराग्राफ। क्या सिर्फ वो हम ब्रैकेट से बाहर पहले वाली चीजें लिख लेंगे कि ब्रैकेट वाली चीजें भी लिखनी है? ब्रैकेट वाली भी लिखनी है। हाँ, ब्रैकेट वाली भी चीजें लिखनी है, ठीक है। जो ब्रैकेट वाली चीजें होती हैं वो आपने याद करनी होती है, कंसेप्ट का हिस्सा है। इसमें कोई डिफिकल्टी, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, गुड। अब चलते हैं केस स्टडी की तरफ। कह रहा है जी, एक्सप्लेन विद रीजन द पॉसिबल ऑडिट ओपिनियन which may be given in case of each of the following cases. Each part is to be treated independently and answered separate. इसका मतलब क्या है? चाहे सारी सिचुएशंस एक ही क्लाइंट्स के रिलेटेड क्यों ना हो, आपने हर पार्ट को अलग आंसर करना है, ठीक है। पहला इन्वेंट्री। अच्छा, एक से मुझे बताएं, इसमें सिर्फ इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट के अंदर रहेंगे कि रिपोर्ट से बाहर वाली चीजें भी बताएंगे, जैसे कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट, जैसे विड्रॉल की बात, जैसे रिस्क की बात बताइए? सिर्फ रिपोर्ट के। ओपिनियन मींस रिपोर्ट, ओपिनियन मीन रिपोर्ट। केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपैक्ट ऑन ओपिनियन और इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट एक ही चीज है। तो हमने रिपोर्ट के अंदर रहना है, रिपोर्ट से बाहर नहीं जाना, ये पक्का कर लें। क्योंकि स्टूडेंट अक्सर क्वेश्चन पूछे, सर किसी क्वेश्चन में आप ये 2 लाइनें लिख देते हैं कि कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट और विड्रॉल की बात या रिस्क की बात, और किसी में ये बातें लिखते ही नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम में कि ये बातें लिखनी है कि नहीं? कैसे पता चलेगा? रिक्वायरमेंट से। रिक्वायरमेंट में इंपैक्ट ऑन ऑडिट है तो ये बातें भी लिखनी है और रिपोर्ट पे फैक्ट भी लिखना है। लेकिन अगर वो सिर्फ इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट या इंपैक्ट ऑन ओपिनियन पूछे तो सिर्फ रिपोर्ट की बातें लिखनी है, रिपोर्ट के बाहर की प्रोसीजर्स लिखने। तो यहाँ पे क्या बताइए, ये रिपोर्ट के अंदर रहना है कि बाहर के प्रोसीजर भी बताने हैं? रिपोर्ट के अंदर ही रहना है, ये चीजें हमें रखिएगा। A. Inventories as per physical count performed in the presence of auditor differ from inventory recorded in financial statement by a material amount. One by one, evaluate the situation. Misstatement, शाबाश। Evaluate significance. Material, कैसे पता चला? अमाउंट तो दी नहीं हुई, बताया हुआ मटेरियल। तो क्या होगा इफेक्ट ऑन रिपोर्ट? आप बताइए क्या होगा? खा गए मार आप लोग। हाँ जी, a qualified opinion plus nature of misstatement. Auditor shall also explain nature of misstatement in basis for qualified opinion. ये हाइब्रिड वाले अलर्ट हो जाए, उनकी बारी आने वाली है। बी, ए में कोई प्रॉब्लम? बी, कंपनी डज नॉट अकाउंट फॉर प्रोविजन फॉर एनवायरमेंटल डैमेजेस इन इट्स बैलेंस शीट. As per prevailing laws of the city, a fine of rupees 1 million is imposed if chemical released in drainage system of the city is more than 1 ton. As per estimates, the chemical release for the year is 2.4 ton. तो इसका मतलब इनको प्रोविजन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। The company's profit for the year is 10 million. 1 मिनट ठहरिए, शाबाश। हाइब्रिड में, हाइब्रिड रूम नंबर 6, फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हमारे बैठे हैं फ्यूचर के, इनमें से कोई जवाब दे, कोई जवाब दे, शाबाश। Evaluate the situation. शाबाश, मिस स्टेटमेंट। अच्छा, और दूसरा फीमेल वाली साइड से कोई और स्टूडेंट, evaluate the significance. Evaluate the significance. मटीरियल। अच्छा, कैसे पता चला आपको कि ये मटीरियल है? नहीं स्टूडेंट, 5, शाबाश। प्रॉफिट का 5, वो कितना आया? वो कितना आया? बिल्कुल 0.5 यानी 5 लाख, और ये है 10 लाख। तो मटीरियलिटी लेवल से
ज्यादा है। शाबाश। अब मेल वाली साइड से कोई जवाब दे। तीसरा डिसीजन, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या है? इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट हाइब्रिड में मेल साइड से इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट। शाबाश। क्वालिफाइड। खा गए मार, खा गए। हाँ जी। अच्छा हाँ, इसको प्रॉपर सेंटेंस, ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर ऑडिटर शैल आल्सो एक्सप्लेन नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड। देखिए अब एक स्टूडेंट ये लाइनें लिखेगा दो और एक कहेगा क्वालिफाइड, एग्जामिनर में फर्क तो पड़ेगा दोनों का। क्लियर हुई है बात? अच्छा, कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है पार्ट ए और पार्ट बी में क्या फर्क है? शाबाश। पार्ट ए में उसने हमें अमाउंट नहीं दी, उसमें हमने क्वेश्चन के अंदर उसने मेंशन कर दिया उसके मुताबिक। पार्ट बी में चूंकि उसने प्रॉफिट दिया, हमने कैलकुलेशन शो करनी है। 5% इंटू 10 मिलियन कैलकुलेशन सोल्यूशन में होना लाजमी है, इसके मार्क्स हैं। क्लियर? क्या होता अगर इसमें ये मटेरियल का लफ्ज इंक्लूड ना करता? फिर दोनों डिस्कस करते हैं। शाबाश। इसका मतलब आप स्टेशन आपको याद है जो मैंने पढ़ाई थी? शाबाश, आ गया। फिर सी, ए बेवरेज कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी formed a year ago has not tested its fixed assets for impairment. इम्पेयरमेंट की टेस्टिंग ही नहीं की, मिस स्टेटमेंट है। डिपेंड करता है क्योंकि इम्पेयरमेंट टेस्टिंग हर साल नहीं करनी होती, वो गुडविल की है जो हर साल इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी होती है। टेंजिबल एसेट्स की जब इंडिकेशन हो, तो अगर तो कोई इंडिकेशन नहीं है फिर ठीक है, अनमोडिफाइड ओपिनियन। और अगर इंडिकेशन है तो फिर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी चाहिए और रेलिवेंट इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करना चाहिए। नहीं करते तो मिस स्टेटमेंट होगी। ठीक है? नहीं, ये वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं है। हाँ, थोड़ा सा उस तरफ बात लेके जा सकते हैं, लेकिन नहीं लेके जाएंगे अगर। हाँ जी, शाबाश। क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या है? ऑडिट रिपोर्ट पे। हमने ऑडिट रिपोर्ट से बाहर जाना ही नहीं, और इंटरनल कंट्रोल को ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं करते। उनको कहां करते हैं? इंटरनल कंट्रोल को कहां करते हैं? मैनेजमेंट लेटर में। डी, द मैनेजमेंट डज नॉट परमिट द ऑडिटर टू सेंड कंफर्मेशन लेटर टू ट्रेड रिसीवेबल व्हिच आर मटेरियल आइटम ऑन द बैलेंस शीट। हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 4 में मेल साइड से बताइए, हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 4 मेल साइड से बताइए, इवेल्युएट द सिचुएशन, इवेल्युएट द सिचुएशन। स्कोप लिमिटेशन। शाबाश, स्कोप लिमिटेशन। कोई दूसरा स्टूडेंट मेल साइड से बताइए, इवैल्यूएट द सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या है? ना शाबाश शाबाश, मटेरियल। और इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट। शाबाश, नेचर ऑफ, हाँ, नेचर ऑफ स्कोप लिमिटेशन। E, a company applies straight line basis for recording of depreciation where the commonly used basis in the industry is reducing balance method. क्या ये मिस स्टेटमेंट है? नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि एक कंपनी की पॉलिसी एस्टिमेट दूसरे से डिफरेंट। तो इसमें भी आप इफ करके लिख सकते हैं कि इफ ऑडिटर एग्रीज विद दिस चेंज, इफ ऑडिटर एग्रीज विद दिस चेंज तो नो मिस स्टेटमेंट, अनमोडिफाइड ओपिनियन। और इफ ऑडिटर डज नॉट एग्री विद दिस चेंज IFRS को मैंने लिखा हुआ है कि इसमें दोनों मेथड्स हैं, लेकिन कोई और अकाउंटिंग फ्रेमवर्क भी तो अडॉप्ट कर सकते हैं ना? नहीं, IFRS के मुताबिक दोनों ही हैं। और आपने जितने भी केस स्टडीज करनी है उसमें फ्रेमवर्क कौन सा अज्यूम करना है? IFRS। ठीक है? वो एक दफा बुक में एग्जांपल दे रहा था यूएसए की कुछ कंपनीज की, तो जो मूवीज बनाती है ना, उनका इक्विपमेंट होता है कैमरास वाला। वो बता रहा था कि मूवीज बनाने वाली एक कंपनी अपने इक्विपमेंट को 30% पे डेप्रिशिएट करती है, एक 20% पे। कौन सही कौन गलत? तो इंटरेस्टिंगली उसने बताया दोनों पे अनमोडिफाइड ओपिनियन। उसने कहा भाई एक ज्यादा मूवीज प्रोड्यूस करती है कंपनी, एक कम प्रोड्यूस करती है, तो जो ज्यादा मूवीज प्रोड्यूस करती है उसका डेप्रिसिएशन रेट भी ज्यादा होगा। तो याद रखें, इंडस्ट्री से डिफरेंट होने का मतलब ऑटोमेटिकली मिसस्टेटमेंट नहीं है। वो हम देखेंगे, अगर वो डिफरेंस जस्टिफाइड है तो अनमोडिफाइड ओपिनियन, अगर नहीं जस्टिफाइड फिर क्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक है? कुछ स्टूडेंट्स का ना एक बड़ा कॉमन मिस्टेक होती है, वो हमेशा जब कभी चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी होती है कह देते हैं मिस स्टेटमेंट है। जब कभी चेंज, ये कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम में करते हैं, हमेशा चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी को क्या जूम कर लेते हैं। हालांकि ये डिपेंड करता है कि ऑडिटर चेंज से एग्री करता है, यानी अगर तो चेंज ठीक किया गया है। आप काउंटिंग में पढ़ा होगा क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिव की रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है।
डिस्क्लोज भी किया तो फिर ठीक है, फिर क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अगर चेंज ठीक नहीं किया गया फिर मिस स्टेटमेंट होगी ना। ये कहना कि जब कभी भी चेंज होगा वो गलत मिस स्टेटमेंट है, ये कंसेप्ट गलत है, इससे बचना है। किस कंसेप्ट से बचना है? कि जब भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एस्टिमेट आए फौरन आप कंक्लूजन दे देंगे ये तो मिस स्टेटमेंट है। नहीं भाई, मिस स्टेटमेंट नहीं हो सकता है, वो तो फिर हम फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करके देखेंगे, वेरिफिकेशन करके। जी और कोई क्वेश्चन? जी जी सर, ये केस स्टडी आपने जो कराई है के मार्क्स में कम है, अगर मार्क्स ज्यादा और केस सिनेरियो बेस्ड ना हो तो फिर हम उसमें क्या डिसीजन करेंगे? सारी चीजें करेंगे। अभी भाई कह रहे हैं सर ये तो छोटी छोटी केस, मजा नहीं आया केस स्टडी का। छोटी छोटी केस स्टडी थी, अगर बड़ी बड़ी केस स्टडी है एक एक पार्ट 4-4 5-5 मार्क्स का हो, वो कैसे करेंगे भाई? पहले छोटी छोटी सीख लें, उसके बाद बड़ी बड़ी भी सीख लेंगे। कंसेप्ट सेम होगा जो आपको सिखाया है, तीन स्टेजेस में डिसीजन करना है, ठीक है। हाँ, अब एक थोड़ा सा चेंज करवा रहा हूं, थोड़ा। अगर कोई स्टूडेंट फर्क बता सके कि मैंने अप्रोच में क्या चेंज किया तो टिक कीजिएगा, देखते हैं आप पिक करते हैं कि नहीं। अब चूंकि हम असल में ना ईद की वजह से बैंक ने नोट देने बंद कर दिया, वो कहते हैं भाईजान ईद के बाद आइएगा, अभी तो फ्रेश नोट, पुराने भी चल जाएंगे, भाईजान पुराने भी चल जाएंगे, पुराने चल जाएंगे। चलिए 50 रुपए इनाम मिलेगा क्लास के बाद। सुनिए, अब चूंकि हमारे एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं, पहले सिर्फ मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन था जब आपको ये अप्रोच सिखाई, अब उसमें एमसीक्यू मैटर भी आ गया, अदर मैटर भी आ गया, आज गोइंग कंसर्न भी ऐड हो, तो अप्रोच थोड़ी सी चेंज होने लगी, आपने चेंज नोट करना है। जब कभी ऑडिट रिपोर्ट की केस स्टडी हम करेंगे, हमने अपनी केस स्टडी का सोल्यूशन 3 स्टेप्स में देना है। स्टेप नंबर 1 में बताएंगे इवेल्युएट द सिचुएशन, इसमें हमने बताना है कि क्या ये मिस स्टेटमेंट है, स्कोप लिमिटेशन है या कुछ और। स्टेप नंबर 2 में बताना है सिग्निफिकेंस, यानी इमटेरियल है, मटेरियल है कि परवेसिव। और स्टेप नंबर 3 में बताना है इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट, कि ओपिनियन कौन सा है या ओपिनियन के अलावा अगर कोई और पैराग्राफ आ रहा है तो वो कौन सा आ रहा है। जी, ये 3 स्टेप्स थे, यही 3 स्टेप्स बताए, लेकिन इसमें मैंने एक चीज चेंज की अप्रोच में। बताइए, हाथ उठा के इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट, यहां से आवाज आई थी क्या? ये सबसे पहले किसने कहा था? यहाँ कोई और? शाबाश, यहां कोई और। इससे पहले आपने सिर्फ यही सोचना था कि मिस स्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन है, बाकी किसी लिस्ट की तरफ नहीं जाना था। अब चूंकि केस स्टडी आगे बढ़ रही है तो आपने अब क्या सोचना है, क्या ये मिस स्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन या कुछ और। ये कुछ और से क्या मुराद है? एमसीक्यू मैटर या अदर मैटर या गोइंग कंसर्न या की ऑडिट मैटर या वो लीगल ओपिनियन, लीगल, ये सोचना। ये अब हमारा कंप्लीट एनालिसिस हुआ, क्योंकि बाज़ औक़ात अब केस स्टडी में आएगा ऐसी सिचुएशन जो ना मिस स्टेटमेंट है ना स्कोप लिमिटेशन है, तो आप कहेंगे ये तो कुछ भी नहीं है, अनमोडिफाइड ओपिनियन क्या के बात खत्म कर देंगे, हालांकि वो एमसीक्यू मैटर में आ रही होगी। तो आपने अपना एनालिसिस को ब्रॉड करना है। आज आपका एनालिसिस ब्रॉड हुआ। कैसे ब्रॉड हुआ? या कुछ और, मिस स्टेटमेंट है, स्कोप लिमिटेशन है या कुछ और। ये या कुछ और का मतलब क्या है? एमसीक्यू मैटर, अदर मैटर। हाँ बस समझ, ये आपकी केस स्टडी 1D से 2D हो गई, 1D से 2D हो गई। अभी से 3D होना है, नहीं 4D पे नहीं जाएगी, बस 3D तक, ठीक। और टेक्निकली एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है। ये जो थर्ड डायरेक्शन मैंने ऐड करनी है ये प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। चलिए अभी तक मुझे बताइए, क्या मिस स्टेटमेंट देख के पहचान लेंगे? स्कोप लिमिटेशन देख के पहचान लेंगे? एमसीक्यू मैटर देख के पहचान लेंगे? अदर मैटर देख के पहचान लेंगे? अब नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ चलते हैं जो कि है गोइंग। करेंगे स्टार्ट, फ्रेश हैं नया कंसेप्ट सीखने के लिए। चलिए सबसे पहले गोइंग कंसर्न की अजम्पशंस, गोइंग कंसर्न की अजम्पशन के बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये गोइंग कंसर्न की अजम्पशन होती क्या है। वो कहता है गोइंग कंसर्न की अजम्पशन से मुराद ये है कंपनी का अगले 12 महीने तक चलते रहना। अगर चांसेस हैं, नजर आ रहा है कि कंपनी अगले 12 महीने या उससे ज्यादा चलेगी, तो हम कहते हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट। गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट होने का मतलब क्या है? कंपनी अगले 12 महीने चलेगी। देखें, मुस्तकबिल का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला को है ना, तो हो सकता है प्रैक्टिकली कंपनी 4 महीने बाद ही डूब जाए,
लेकिन हमने देखना है ऑडिट रिपोर्ट वाली डेट पे क्या कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस तो नहीं है जिनकी वजह से कंपनी बैंकरप्ट होने जा रही हो, बंद होने जा रही हो। अगर कोई सर्कमस्टेंसेस नहीं है तो हम क्या कहेंगे, गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट। जैसे फर्ज कीजिए मेरे बारे में असेसमेंट कीजिए, क्या मेरी गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है? क्या मैं अगले 12 महीने तक जिंदा रह सकूंगा? नो। मेरी कौन सी मेडिकल रिपोर्ट तुम्हारे सामने आ गई है जिसमें डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो? हाँ देखें, मुस्तकबिल का इल्म किसी को भी नहीं है, कल का इल्म भी नहीं है, लेकिन एज प्रोफेशनल आपने देखना है एज ऑन टुडे क्या कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस हैं जिनकी वजह से गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट होती हो। अब देखें, जैसे कोई मेडिकल रिपोर्ट में फर्ज कीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप क्या कहेंगे, गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है, लग रहा है कि मैं अगले 12 महीने सीधा। लेकिन बहरहाल मुस्तकबिल का इल्म गलत हो सकता है, बाद में कोई ऐसा इवेंट सामने आ जाए कि 2-4 महीने बाद ही मैं फारिग, ठीक है? तो भाई के लिए दुआएं करना नहीं भूलनी आपने, ठीक है? अच्छा, तो ये हो सकता, लेकिन एज ऑन टुडे हमने क्या देखना है कि कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। पर अगर हमारे सामने डॉक्टर की रिपोर्ट आ जाए जिसमें उसने कहा जाए भाई खाएं पिए 2 महीने खुश रहे जितना खुश रह सके, आप समझ आए केले को दें, ठीक है? आप तो ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट और नॉट एप्रोप्रिएट फर्क समझ आ गया। एक तीसरी सिचुएशन भी होती है कि जिसमें डॉक्टर ने जवाब नहीं दिया होता लेकिन उसने कहा होता है हालत सीरियस है, जवाब नहीं दिया, हालत सीरियस है। जैसे मरीज डेंगू का शिकार है, कोरोना का शिकार है, हालत तशवीशनाक है लेकिन अभी जवाब 50-50 है। ये दरमियानी सिचुएशन है, इसको कहते हैं अनसर्टेनिटी। इस दरमियानी सिचुएशन को कहते हैं अनसर्टेनिटी। याद रखें, गोइंग कंसर्न की 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पहला, गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट, मोस्ट गुड, राइट साइड। दूसरा, गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट, लेफ्ट। तीसरा, मिडल सिचुएशन, वो क्या है, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग अनसर्टेनिटी, यानी अभी कंफर्म नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ इवेंट्स या कंडीशन एग्जिस्ट करते हैं। ये 3 सिचुएशन क्लियर। अच्छा, मुझे गैस बताइए, अगर गोइंग हमने जो पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम क्या है पूरा, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न है कि सिर्फ गोइंग कंसर्न है, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, जब गोइंग कंसर्न अजम्पशन, बड़ा खतरनाक सवाल पूछने लगा, गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है, क्या ये पैराग्राफ आएगा? नहीं आएगा। गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है, नहीं आएगा, यानी सब कुछ बेहतरीन है, नहीं आएगा। अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट है फिर भी नहीं आएगा, क्योंकि नॉट एप्रोप्रिएट का मतलब है कंपनी गई, कंपनी अनसर्टेनिटी तो नहीं रही ना। पैराग्राफ आएगा तब जब अनसर्टेनिटी होगी, जब अनसर्टेनिटी नहीं है तो अनसर्टेनिटी वाला जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, उसने कहा बस ये फारिग है, इसके पास ज्यादा से ज्यादा 2 महीने हैं, तो अब क्या अनसर्टेनिटी है? नहीं है अनसर्टेनिटी नहीं है, वो तो कंफर्म हो गया ना। अनसर्टेनिटी कब होगी? जब 50-50 होगा, ठीक है? जैसे अगर केस स्टडी में कह दे कि कोई इवेंट्स या कंडीशन एग्जिस्ट करते हैं जिनकी वजह से गोइंग कंसर्न अजम्पशन डाउटफुल है, डाउट, फिर ये पैराग्राफ आएगा। कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि ये वाला पैराग्राफ रिपोर्ट में जो है ना, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, ये गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट पे भी आएगा। हालांकि पैराग्राफ खुद से चीख के कह रहा है कि मैं अनसर्टेनिटी के केस में आऊंगा, 50-50 वाली भी आऊंगा, मोस्ट राइट मोस्ट लेफ्ट दोनों में से किसी सिचुएशन में नहीं आऊंगा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या है, कंपनी अगले 12 महीने चलेगी कि नहीं। इसका जवाब में 3 चीजें आएंगी, या तो हमें एविडेंस मिलकर गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है, या नॉट एप्रोप्रिएट, या अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। इन तीनों में आपने फर्क रखना है। अच्छा, अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि तीनों में से कौन सी सिचुएशन है, बताएगा। अच्छा, क्वेश्चन में शाबाश बताए, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे पता चलेगा ये सुन ले। प्रैक्टिकली आपने सबसे पहले प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, आपने प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। कौन से प्रोसीजर? टू आइडेंटिफाई इवेंट्स या कंडीशन, कि अगर कोई इवेंट्स या कंडीशन है जिनकी वजह से गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम हो सकती है तो वो सामने आ जाए। जैसे किसी पेशेंट को जितनी ज्यादा बीमारियां होंगी उतने ही ज्यादा हालात उसके खराब हैं। देखिए, बीमारी तो वैसे एक भी हो, हालात उस पर भी खराब हो सकते हैं,
लेकिन जितनी ज्यादा होंगे तो ये इवेंट्स या कंडीशन जिनका हम नाम ले रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं ना, ये ऐसे इवेंट्स या कंडीशन है जो प्रॉब्लमेटिक हैं, जिनके होने की वजह से कंपनी को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं, जिनके होने की वजह से कंपनी का फ्यूचर में चलना मुश्किल होता जाता है, जिनके होने की वजह से डाउट्स क्रिएट होते जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमने देखना है क्या कोई इवेंट्स या कंडीशन है जिसकी वजह से गोइंग कंसर्न में डाउट क्रिएट होते हो। जैसे पेशेंट वाली एग्जांपल में सबसे पहले हम देखेंगे पेशेंट को कोई मर्ज है कि नहीं। अगर पेशेंट को कोई मर्ज नहीं है, आप उधर ही काम खत्म करके कहेंगे गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है। तो अगर हम ये कंपनी के इवेंट्स या कंडीशन प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं टू आइडेंटिफाई का मतलब क्या है? प्रोसीजर आइडेंटिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। तो अगर कोई इवेंट्स या कंडीशन सामने आए तो हम कहेंगे गोइंग कंसर्न का इशू है, और अगर कोई इवेंट्स या कंडीशन सामने नहीं आए, ऑडिट यही खत्म, हम कहेंगे भाईजान गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है। तो कहानी स्टार्ट कहां से होगी कि हम एज ऑडिटर प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, किस लिए? टू आइडेंटिफाई इवेंट्स या। इसमें दो चीजों को मैंने अंडरलाइन किया, एक इवेंट या कंडीशन को और दूसरा टू आइडेंटिफाई। अगर कोई इवेंट्स या कंडीशन सामने नहीं आता, अगर कोई इवेंट्स या कंडीशन सामने नहीं आता तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट। अगर कोई इवेंट्स या कंडीशन सामने आता है तो बताइए क्या मजीद एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए? पॉसिबिलिटी क्या है? जैसे पता चलता है कि पेशेंट को कोई मर्ज है तो क्या मजीद टेस्ट करके, डॉक्टर से पूछ के, इंक्वायरी करके, डिस्कस विद मैनेजमेंट करके ये पता चलाना चाहिए कि मर्ज कितना सीवियर है, किस स्टेज पे है। बिल्कुल। तो इसीलिए स्टेप नंबर 1 में क्या करना है गोइंग कंसर्न में? प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं टू आइडेंटिफाई इवेंट्स या कंडीशन। अगर इवेंट या सामने आ गए, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? फिर प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ इवेंट। एक है टू आइडेंटिफाई, एक है ऑन आइडेंटिफिकेशन। दोनों में फर्क है, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से समझा करते हैं कि फर्ज कीजिए ये टू और ऑन का फर्क बता रहा हूं, टू का प्रोसीजर और ऑन का। एग्जाम में इस एक लफ्ज से कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। जैसे मैं भाईजान से कहता हूं, भाईजान बताइए व्हाट प्रोसीजर वुड यू परफॉर्म टू बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट? पढ़ाई करेंगे और दिन रात करेंगे और बेतहाशा करेंगे, ठीक है, और असाइनमेंट्स करेंगे, टेस्ट देंगे, सवाल जवाब, रेगुलर क्लासेस पढ़ेंगे, सवाल जवाब करेंगे उस्ताद से, ठीक है। हाँ जी। अच्छा अब सुनिए दूसरा सवाल, दूसरा आपने देखना यही क्वेश्चन है कि चेंज हुआ। व्हाट प्रोसीजर वुड यू परफॉर्म ऑन बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट? बनने के बाद। अब इसने क्या कह रहा है सर पहले जो भी प्रोसीजर थे ना वो सारी जिंदगी नहीं करूंगा उनमें से कोई भी। अब वो वाले प्रोसीजर परफॉर्म होंगे? वो कभी भी नहीं होंगे। अब तो याशी टाइम शुरू, ठीक है। खूब कमाएं, पैसे भी और नेकियां भी, ठीक है भाई। ज्यादा पैसे हो तो नेकियों के मौके भी ज्यादा होते हैं ना, ठीक है। खूब कमाएं, रिस्क हलाल, इबादत, शाबाश। तो आपने देखा दो लफ्ज ऑन और टू, ये एक लफ्ज चेंज होने से कंसेप्ट इंटायरली चेंज हो गया। इसीलिए ध्यान में रखिएगा एग्जाम में दो तरह के प्रोसीजर हैं। एक है प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई इवेंट्स या कंडीशन और दूसरा एडिशनल प्रोसीजर्स ऑन आइडेंटिफाई, यानी एक है इवेंट्स या कंडीशन आइडेंटिफाई होने से पहले के प्रोसीजर और एक है बाद के प्रोसीजर। एग्जाम में आपने ये टू और ऑन से पिक करना होगा। वो बड़ा इसमें कोई इंडिकेशन नहीं देता, टू और ऑन का वर्ड वाहिद इंडिकेशन होता है जिससे हमें पता चलता है कि ये पहले वाले प्रोसीजर पूछ रहा है कि बाद वाले। स्टेप नंबर 1 में कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं? ये इवेंट्स या कंडीशन अगर कोई है इनको आइडेंटिफाई करने के लिए। और अगर इवेंट्स या कंडीशन आइडेंटिफाई हो जाए तो फिर क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं? एडिशनल। इन्हें एडिशनल क्यों कह रहा है भला? क्योंकि ये इन एडिशन टू अबाउ प्रोसीजर, एडिशनल प्रोसीजर्स किस लिए? कंफर्म करने के लिए कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है या नहीं है, ठीक है। ये इस वाले प्रोसीजर से हमें पता चलता है कि कोई इवेंट या कंडीशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। इस वाले प्रोसीजर से पता चलता है गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है, नॉट एप्रोप्रिएट है या मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। फिर से सुन लें, पहले वाले प्रोसीजर से क्या पता चलता है कि कोई इवेंट्स या कंडीशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, जो डाउट क्रिएट कर रहा हूं, इवेंट या कंडीशन। और अगर कोई इवेंट्स या कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा हो तो ये वाले प्रोसीजर से क्या पता चलता है? गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है, नॉट एप्रोप्रिएट है
या मटेरियल अनसर्टेनिटी 50-50 वाली सिचुएशन है। आप अगर अपने नोट्स देखें ना तो इन नोट्स में मैं आपको मैच करवा दूं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई इवेंट्स या कंडीशन। और जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव, अच्छा इसके साथ ही एंड पे ना उसने इवेंट्स या कंडीशन की लिस्ट भी दे दी है कि ये वाले इवेंट्स या कंडीशन आ सकते हैं। और लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 क्या है? एडिशनल प्रोसीजर इफ इवेंट्स या कंडीशन आर, यानी आइडेंटिफाई होने के बाद। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 में भी प्रोसीजर है, 7 में भी प्रोसीजर हैं। दोनों में कंसेप्चुअल डिफरेंस पता है आपको? 6 वाले हैं पहले वाले आइडेंटिफाई करने के लिए, और 7 वाले ओन आइडेंटिफाई। अच्छा ये प्रोसीजर को मैं आज नहीं छेड़ रहा, सिर्फ कंसेप्ट बिल्ड करना था, प्रोसीजर आज नहीं पढ़ा रहा। आज मैं आपको केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अहम चीज है वो पढ़ा रहा। वो क्या है वाला? वो क्या है केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम चीज? एग्जाम्पल, इवेंट्स या कंडीशन। कौन सी इवेंट्स या कंडीशन? जो गोइंग कंसर्न को इंडिकेट कर रही हैं, जो गोइंग कंसर्न की प्रॉब्लम को इंडिकेट करें। अब हम वन बाय वन इनको स्टडी करेंगे सारी। जैसे देखें मिस स्टेटमेंट की एग्जांपल सारी पढ़ाई के नहीं पढ़ाई आपको, ठीक है? ये तो नहीं आपसे कहा कि जाके पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम हुई तो पूछ लेना। एक एक हमने कोशिश की इसको क्लास में डिस्कस करें। स्कोप लिमिटेशन की हमने कोशिश की, एक एक एग्जांपल को क्लास में डिस्कस। ये तो नहीं कहा पढ़ लो, ना समझ आए तो पूछ लेना, ना आपने पढ़नी ना पूछनी, ठीक है? ये तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की एप्लीकेशन नहीं हुई। अगर मैं ये अज्यूम कर लूं कि आपने सवाल नहीं पूछा तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, ये स्केप्टिसिज्म तो नहीं हुआ। ये तो इनएप्रोप्रिएट अजम्पशन हो गई, ये तो मैंने ओवर जनरलाइज कर दिया कंक्लूजन को। तो हम कोशिश करते हैं कि सारी एग्जांपल को क्लास में, हाँ कोई एग्जांपल अगर रटे वाली हो तो वो मैं आपको कहता हूं भाई इसको नहीं बताया। अब सुनिए एग्जांपल्स। सबसे पहले तो जो हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उन्होंने इन एग्जांपल्स को कुछ हिस्सों में क्लासिफाई किया है। जैसे मिस स्टेटमेंट को भी 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया था, याद है? नहीं यार। स्कोप लिमिटेशन को भी 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया था। एग्जांपल्स को ठीक, यहां पे को भी 3 हिस्सों में क्लासिफाई। लेकिन याद रखें हमेशा की तरह केस स्टडी के लिए क्लासिफिकेशन है, रट्टे वाले क्वेश्चन के लिए क्लासिफिकेशन अहम है। केस स्टडी के लिए क्लासिफिकेशन, केस स्टडी में हमने सिर्फ इतना ही बताना है मिस स्टेटमेंट है कि नहीं, स्कोप लिमिटेशन है कि नहीं। ये नहीं बताना कौन सी टाइप है। मैंने आपसे अभी तक किसी केस स्टडी में नहीं पूछा, ना ही आना पूछूंगा। मुझे टाइप ना पता, मुझे सिर्फ यही बता दे बहुत है कि ये मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन है कि एमसीक्यू मैटर के अदर मैटर के गोइंग कंसर्न। टाइप बताने की जरूरत नहीं, लेकिन समझाने के लिए उसने गोइंग कंसर्न के एग्जांपल्स को 3 फाइनेंशियल, जो फाइनेंस से पैसों से रिलेट करती हैं, ऑपरेटिंग कंडीशन जो कंपनी के ऑपरेशन से रिलेट करते हैं उसकी वर्किंग से, और लीगल एंड अदर कंडीशन जो लीगल रिक्वायरमेंट से रिलेट करते हैं ना। जैसे पैसा अगर खत्म हो गया, नहीं है कोई पैसा, ये भी तो कंपनी डूब जाएगी। ऑपरेशन में कोई मशीनरी खराब होगी, नई मशीन लाने के पैसे नहीं है, या जो हमारे अच्छे वर्कर्स थे वो छोड़ के चले गए हैं। हम रॉ मटेरियल एक कंपनी से मंगवाते थे, उस कंपनी ने हमें, वो कंपनी सामान भाग गई, तो ये ऑपरेटिंग लीगल, किसी लीगल रिक्वायरमेंट की वायलेशन कर ले तो लॉ क्या करेगा? लाइसेंस कैंसिल कर देगा ना। तो ये 3 तरह की कैटेगरीज है, वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल कंडीशन में सब्सटेंशियल लॉसेस आर नेगेटिव, यानी अगर कंटिन्यूसली किसी कंपनी को लॉस हो रहा हो, इस साल भी लॉस, पिछले साल भी लॉस, तो इसका मतलब क्या है? मुसलसल लॉसेस है, कंपनी के बंद होने का चांस है, इवेंट्स या कंडीशन अराइज हो गया। अभी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना, ध्यान में रखिएगा। ये नहीं कहना क्वेश्चन में कहे कि इक्विटी नेगेटिव इक्विटी समझ ना क्या है, सारे रिजर्व उड़ जाए, इतने ज्यादा लॉसेस हों कि रिटेन्ड अर्निंग से भी ज्यादा हो जाए नेगेटिव, ठीक है, इक्विटी नेगेटिव। तो नेगेटिव इक्विटी हो जाए तो उसे एसेट साइड में लिखते हैं ना, नहीं उसे उसी साइड में। हाँ जी बिल्कुल, शाबाश। तो ये इंडिकेशन, लेकिन ये नहीं कहना कि कंपनी नॉट गोइंग, अगर केस स्टडी में आ गया ना लॉसेस है, ये नहीं कहना कंफर्म हो गया कंपनी डूब, नहीं, कंडीशन इवेंट है, कंफर्म नहीं है। कंफर्म कब होगा? एडिशनल प्रोसीजर के बाद। नेट लायबिलिटी और नेट करंट लायबिलिटी पोजीशन, इसका मतलब क्या है? लायबिलिटी एसेट से ज्यादा हो जाए, इसका मतलब है कंपनी के पास इतने एसेट ही नहीं है लायबिलिटी को पे कर सके, बैंकरप्ट होने का चांस है। इवन या कंडीशन कंफर्म नहीं है, हो सकता है किसी बैंक से बार्गेनिंग चली हो, लोन देने को तैयार हो जाए मुझे, या शेयर कैपिटल इशू करके पैसे इकट्ठा कर ले वो। नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोस, इसका मतलब क्या है?
ऑपरेटिंग कैश फ्लो में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं ना, 3 सेक्शन होते हैं। हाँ, तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो का अगर नेगेटिव है, ये ऐसा ही है जैसे आपका ग्रॉस लॉस है। कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा हो, सेल प्राइस कम हो, तो ग्रॉस लॉस है, इसका मतलब आप बंद होने जा रहे हैं, प्रोडक्ट ही आपकी लॉस मेकिंग है, तो प्रॉफिट तो आप नहीं कमा सकते। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी अगर नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या है, पैसे जा ज्यादा रहे हैं, आ कम रहे हैं, तो कितना को अर्सा चलाएंगे, 2-4 महीने, 6 महीने, फिर तो बंद करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद इनएबिलिटी टू पे डेट आर कंप्लाई विद टर्म्स ऑफ लोन एग्रीमेंट। डेट को बैंक से लोन लिया था, ड्यू डेट पे उसकी इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, या जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन थी उसकी वायलेशन की, तो बैंक अगर बैंक से लोन लेके उसकी एक भी टर्म जो एग्रीमेंट होता है ना, लोन एग्रीमेंट जिसे डेट कोवेनेंट कहते हैं, एक कंडीशन की भी वायलेशन करे, बैंक पता क्या कहता है, सारे पैसे अभी दो। हम कहते हैं भाई हम तुम्हें पैसे वापस करने जो भी होते तुमसे लोन लेते क्यों, तो कंपनी क्या हो जाती है फिर नॉर्मली उसके बाद बैंकरप्ट। इसलिए ये कंडीशन है। एरियाज आर डिसकंटिन्यूएंस ऑफ डिविडेंड, काफी अरसे से डिविडेंड पे नहीं किया या अनाउंस कर दिया पे नहीं कर सके, तो इसका मतलब क्या, पे नहीं किया, क्यों नहीं किया, कैश नहीं है, तो जिसके पास कैश नहीं है कंपनी चलना मुश्किल है। एडवर्स की फाइनेंशियल, अच्छा इसमें पहली और आखिरी ये वो 2 एग्जांपल हैं जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने अपने रिपोर्ट के एग्जांपल देते हुए यूज किए हैं, ठीक है। आईकैप केस स्टडी में कोई भी एग्जांपल यूज कर सकता है, लेकिन फाइनेंशियल में पहली और आखिरी एग्जांपल इसलिए हाथ से सिग्निफिकेंट है, ये ओरिजिनल स्टैंडर्ड में उसने जब बताया ना एग्जांपल के गोइंग कंसर्न का पैराग्राफ ऐसे आएगा, तो उसमें जो एग्जांपल यूज की वो ये लॉसेस वाली एग्जांपल थी और एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियोज वाली। करंट रेशियो नेगेटिव है, जीपी रेशियो डाउन जा रही है, नेट प्रॉफिट रेशियो डाउन जा रही है, डेट इक्विटी रेशियो बढ़ रही है, और कौन कौन सी रेशियो होती है, मतलब हर रेशियो फारग है, हर रेशियो फारग है इंशाल्लाह। ऑपरेटिंग कंडीशन, मैनेजमेंट इंटेंशन टू लिक्विडेट एंटिटी टू सीज ऑपरेशन, मैनेजमेंट का इरादा है कंपनी बंद कर देंगे। क्वेश्चन में खुद मैनेजमेंट का इरादा, हमने कहा भाई और किसी चीज की जरूरत ही नहीं, तुमने इरादा कर लिया, समझो कंपनी खत्म हुई। लॉस ऑफ की मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट की डायरेक्टर जो है वो छोड़ के चले जाए, फेसबुक मेटावर्स जो है मार्क भाई छोड़ के चले जाए, एलन मस्क खरीद रहेगा, और जो ट्विटर के साथ कर रहा है फेसबुक के साथ भी करेगा, ठीक है, अल्टीमेटली तो इसने भी तबाही हो जाना। फिर लॉस ऑफ मेजर मार्केट, फ्रेंचाइज और लाइसेंस, ठीक है, मेजर मार्केट जो है उसमें लॉस हो गया, जैसे गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, हमारी सारी एक्सपोर्ट एक कंट्री में जाती थी और उस मुल्क में कंट्री ने बैन कर दिया। इंडिया का पिछले दिनों स्कैंडल आया कि एक सिरप था बच्चों का, वो एक अफ्रीकन कंट्री थी, उधर एक्सपोर्ट करते थे और पता चला कुछ बच्चे जो है उसको इस्तेमाल करके मर, उन्होंने बैन कर दिया। अब एक अच्छा बड़ा सेगमेंट जिससे प्रॉफिट आता था वो खत्म हो गया, तो कंपनी प्रॉफिट की बजाय हो सकता है लॉस में चले जाए, गोइंग कंसर्न डाउटफुल हो जाती है। इसी तरह गवर्नमेंट अगर लाइसेंस कैंसिल कर दे, आप चीज बेच नहीं सकते, तो फिर भी लॉस ऑफ लार्जेस्ट कस्टमर आर सप्लायर विद नो सब्स्टिट्यूट, लार्जेस्ट कस्टमर लॉस हो गया। लार्ज कौन सा कस्टमर, सबसे ज्यादा सेल जिस कस्टमर को करते थे वही लॉस हो गया, ठीक है। जैसे पीटीसीएल है ना, पीटीसीएल इसके पुराने जमाने में हैंडसेट होते थे, बटन दबाते हुए डायल करते थे। ये 2 कंपनी थी सिर्फ जो बनाती थी, एक का नाम था टेलीफोन इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान टीआईपी और एक था कैरियर टेलीफोन इंडस्ट्री सीटीआई। ये दोनों कंपनी जो भी माल बनाती थी उनका एक ही बायर होता था, कौन, पीटीसीएल। लेकिन जब टेक्नोलॉजी चेंज हुई, अब लोगों ने वो वाले फोन इस्तेमाल करने बंद कर दिए, मोबाइल आ गया, उनकी डिमांड कम हो गई। पीटीसीएल अगर इनसे फोन खरीदना छोड़ दे, जो कि तकरीबन छोड़ ही दिया हुआ है थोड़ी, तो क्या ये कंपनी सरवाइव कर सकती है? यही कह रहा है कि अगर आपका लार्जेस्ट कस्टमर या सप्लायर छोड़ के चला जाए और आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कंपनी बंद। अब यहाँ पे एक अहम क्वेश्चन ये राइज होता है, लार्जेस्ट को अंडरलाइन करें। क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा ये आपका मेजर कस्टमर है कि लार्जेस्ट कस्टमर है? कैसे पता चलेगा मेजर है कि लार्जेस्ट? अगर सिर्फ इतना कहे मेजर कस्टमर बैंकरप्ट, आपने कहना मेजर कस्टमर है, लार्जेस्ट नहीं। लेकिन अगर कहे कि ये ऐसा कस्टमर था जिसको 30% सेल इसी को करते थे, 40% सेल इसी को करते थे, तो समझ ले जो परसेंटेज बता रहा है ना, ये लार्जेस्ट कस्टमर की बता रहा है, ठीक है। तो लार्जेस्ट कस्टमर या सप्लायर, तो अब ये पाकिस्तान में होंडा या सुजुकी की गाड़ी बनती है, होंडा की पास जब गाड़ी बनती है तो आपका ख्याल है इनके पार्ट्स इधर मैन्युफैक्चर होते हैं, इंपोर्ट होते हैं जापान से, ठीक है। अगर वो जापान वाला सप्लायर कह दे कि भाईजान अब हमने आपको, तो ये क्या चाइना से सामान मंगवा के होंडा गाड़ी बनाएंगे?
नहीं अफगानिस्तान से, शाबाश। फिर लेबर डिफिकल्टीज, अगर मजदूर हड़ताल पे चले जाए, कह दे मशीन बंद आज से, कोई काम नहीं करेगा, डिस्प्यूट राइज हो जाते हैं ना। शॉर्टेज ऑफ इंपोर्टेंट सप्लायर्स, इंपोर्टेंट सप्लाईज, रॉ मटेरियल जो है वो ही नहीं मिल रहा, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में कुछ पेंट बनाने वाली कंपनीज हैं, निपॉन जैसे है, या बर्जर पेंट, मास्टर पेंट्स, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान से, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि जापान से रॉ मटेरियल मंगवाते हैं। तो अगर वो ना मिले, मे बी वो रॉ मटेरियल फिर किसी दूसरे रिसोर्स, लेकिन वो उस क्वालिटी का नहीं होगा, रिस्क है कि अपनी बंद हो जाएगी। शॉर्टेज, अच्छा फिर एंट्री ऑफ हाईली सक्सेसफुल कंपेटिटर, चाइना की प्रोडक्ट्स आ गए, मेड इन चाइना, पहले मेड इन चाइना का आईफोन आ रहा है, अच्छा चलिए, एंटर हाईली सक्सेसफुल कंपेटिटर, कंपेटिटर आ गया, हाईली सक्सेसफुल भी है, क्या करेगा, सारी सेल ले जाएगा। लीगल एंड अदर कंडीशन, नॉन कंप्लायंस विद लीगल लॉ की किसी रिक्वायरमेंट की वायलेशन करे बिजनेसमैन, ठीक है। वो जैसे एक एग्जांपल है, वो फूड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में पंजाब फूड अथॉरिटी वाले आते हैं, वो कोई ना कोई चीज चेक करते हैं और फिर क्या कहते हैं, सारे का सारा दूध जो है करते हैं, ऐसे करते हैं ना, और फिर लाइसेंस भी कैंसिल कर देते हैं, अगले दिन फिर खुल भी जाता है। हाँ जी, अच्छा। चेंजेस इन लॉ आर गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट एडवर्सली इफेक्ट द एंटिटी, अगर लॉ में या गवर्नमेंट पॉलिसी में ऐसी चेंज हो जाए जो कि एडवर्सली इफेक्ट कर रही है कंपनी को, फिर भी मैं, ठीक है। जैसे कोरोना के दिनों में एक ऐसी चेंज आई थी जिसने एजुकेशन सेक्टर को एडवर्सली इफेक्ट, खासतौर पे प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर, क्या कि भाई एक बेंच के ऊपर दो स्टूडेंट्स बैठेंगे, सिर्फ एक बेंच पे दो स्टूडेंट बैठे, वो क्लास, वो चंद एक स्टूडेंट, जिसमें फॉर एग्जाम्पल 100 स्टूडेंट आते थे, अब उसमें कितने स्टूडेंट, 20-25, तो प्रॉफिट, अब क्या स्टूडेंट तो 4 गुना ज्यादा फीस देगा, नहीं देगा ना, लेकिन बिजनेस को तो 4 गुना नुकसान हो गया। तो ये पॉलिसी एडवर्सली इफेक्ट कर रही है, गोइंग कंसर्न नॉट। उस अरसे में आपने देखा होगा बहुत से इंस्टीट्यूट, मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी बंद, दूसरे लोग भी बंद। फिर पेंडिंग लीगल और रेगुलेटरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट एंटिटी दैट में इफ सक्सेसफुल रिजल्ट इन क्लेम्ड, अच्छा जो स्टूडेंट आधा कंसेप्ट पढ़ता है ना यहां से लेके यहां तक, वो कंफ्यूज ही रहता है, वो कहता है सर ये पेंडिंग लीगल और रेगुलेटरी एक्शन, ये तो एमसीएसओ मैटर की बात है, पेंडिंग लीगल और रेगुलेटरी एक्शन एमसीएसओ मैटर की बात है, यहां कैसे आ गई। यहां जो आधा कंसेप्ट पढ़ेगा वो इसी बात पे कंफ्यूज रहेगा, लेकिन जो पूरा कंसेप्ट पढ़ेगा उसको रीजन पता है क्यों आ गई, वो रिजल्ट इन क्लेम्स दैट एंटिटी इज। तो अगर सिर्फ सिंपल लिटिगेशन कहे केस स्टडी में, आपने एमसीएसओ मैटर की तरफ जाना है, और अगर कहे ऐसी लिटिगेशन है कंपनी हार गई तो पे नहीं कर पाएगी, फिर गोइंग कंसर्न की तरफ आना है, ठीक है। क्लियर हुई है बात। सिंपल क्वेश्चन में कह दे ये रेंट के बाद डेटर बैंकरप्ट हो गया, ये रेंट के बाद डेटर बैंकरप्ट हो, आपने सब्सिक्वेंट इवेंट की तरफ जाना है। सिंपल क्वेश्चन में कहे ये रेंट के बाद डेटर बैंकरप्ट हुआ तो किधर जाना है, सब्सिक्वेंट इवेंट। और अगर कहे लार्जेस्ट डेटर बैंकरप्ट हुआ, फिर गोइंग कंसर्न की तरफ आना है। ये बारीक फर्क है, ये नोट कीजिएगा, केस स्टडी में प्रॉब्लम करेंगी ये चीजें, ठीक है। अनइंश्योर्ड और अंडर इंश्योर्ड कट ऑफ मेजर प्रोडक्शन फैसिलिटी, यहां पे फिर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा, कहेगा प्रोडक्शन सर ऐसे ना करें, ये लॉस और प्रोडक्शन फैसिलिटी, ये तो आपने एमसीएसओ मैटर में पढ़ाया हमें कि आग लग जाए प्रोडक्शन फैसिलिटीज को, ये कहां पढ़ाया है, एमसीएसओ मैटर में, भाई उसी में पढ़ाया ना। तो यहां क्या आ गया, अनइंश्योर्ड। फर्क क्या है, फर्क सुने, अगर आपका एक ही प्रोडक्शन प्लांट है, जल गया लेकिन इंश्योरेंस करवाई थी, बड़ा इवेंट है, क्या कंपनी अगले साल चलेगी, कैसे चलेगी, कैसे रिकवर आ जाएंगे। ये गोइंग कंसर्न की प्रॉब्लम नहीं है, एमसीएसओ मैटर है, गोइंग कंसर्न नहीं है। अच्छा अगर क्वेश्चन में कहे आग लगी, इंश्योरेंस नहीं करवाई थी, या थोड़े से पैसे रिसीव हुए हैं बस, फिर बंद हो जाएगी। है ये भी एमसीएसओ मैटर वाला मिलता जुलता है, लेकिन अब चूंकि इसमें गोइंग कंसर्न की प्रॉब्लम है, कंपनी आगे चल ही नहीं पाएगी, तो इसको हमने एमसीएसओ मैटर में नहीं बल्कि किधर शो करना है, गोइंग कंसर्न में। ये जो 2-3 एग्जांपल्स है ना, डेटर्स वाली, लीगल केस वाली, ये आपको कुछ कंफ्यूजन का बायस बनेगी शुरू में कि एमसीएसओ मैटर में लिखो कि गोइंग कंसर्न में लिखो, लेकिन जैसे जैसे आगे केस स्टडी सॉल्व करते जाएंगे आपको पता चल जाएगा कौन सी इंफॉर्मेशन हो तो एमसीएसओ मैटर में जाएंगे, कौन सी इंफॉर्मेशन हो तो गोइंग कंसर्न में जाएंगे। क्लियर जी। अच्छा स्टडी टिप फिलहाल छोड़ दे,
ये स्टडी टिप इसकी कोई इतनी अहम है भी नहीं, बस आई कि आपने एक लाइन लिखी हुई थी, मैंने भी छाप दी। अहम, सबसे अहम चीज क्या है? एग्जाम्पल्स पढ़नी है। तो ये वीकेंड है, इसमें एग्जाम्पल्स को दबा के याद करें, एक एक एग्जाम्पल को पढ़ ले। ट्यूसडे को टेस्ट है ना, आपको सिलेबस आज शेयर हो जाएगा इंशाल्लाह। ट्यूसडे को टेस्ट है। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।